हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो जो हमने 150 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ की थी, आज हम उसमें डिस्कस करेंगे फार्माकोलॉजी के 15 एमसीक्यूज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसीलिए हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप चैनल को लाइक भी कीजिए साथ के साथ, ताकि हमें पता लगे कि हम किस तरह के क्वेश्चन हैं जो बना रहे हैं और आपको पसंद आ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट से शुरू करते हैं और ये पार्ट होगा 8th फार्माकोलॉजी का। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच टर्म डिस्क्राइब्स अ ड्रग दैट प्रोड्यूसेस अ मैक्सिमल पॉसिबल रिस्पॉन्स व्हेन इट बाइंड्स अ रिसेप्टर। पूछा गया है, एक टर्म है जो बताती है कि ड्रग है जो कि प्रोड्यूस करती है मैक्सिमम रिस्पॉन्स, मैक्सिमम पॉसिबल रिस्पॉन्स जब वो अपने रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं। तो ये टर्म को क्या कहा जाता है? पार्शियल एगोनिस्ट कहा जाता है, फुल एगोनिस्ट कहा जाता है, कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट कहा जाता है, या फिर इनवर्स एगोनिस्ट कहा जाता है? आंसर हो जाएगा इसका फुल एगोनिस्ट। फुल एगोनिस्ट हमारे वो ड्रग्स हैं जो अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड होते हैं और मैक्सिमम एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो 100% इफिकेसी प्रोड्यूस करने की इनके अंदर क्षमता होती है। तो फुल एगोनिस्ट हैज बोथ, एफिनिटी भी बहुत अच्छी होती है इनके और हाई एफिकेसी होती है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी विद हाई एफिकेसी। पार्शियल एगोनिस्ट इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि बाइंड तो रिसेप्टर्स पे करते हैं लेकिन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं 100% एफिकेसी। तो लेस देन मैक्सिमम रिस्पॉन्स से ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं लेकिन मैक्सिमम रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं। कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट क्या होते हैं? ये बाइंड होते हैं रिसेप्टर्स पे लेकिन एगोनिस्ट के एक्शन को ब्लॉक करते हैं। इनवर्स एगोनिस्ट क्या होते हैं? ये बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स पे और प्रोड्यूस करते हैं अपोजिट इफेक्ट टू द एगोनिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्शियल एगोनिस्ट इज बेस्ट डिफाइंड एज अ ड्रग दैट। पार्शियल एगोनिस्ट है कोई जो कि बताता है एकदम बेस्ट तरीका कि ड्रग जो कि कंप्लीटली ब्लॉक करती है रिसेप्टर्स को, प्रोड्यूस लेस देन मैक्सिमल रेस्पॉन्स इवन व्हेन ऑल रिसेप्टर्स आर ऑक्यूपाइड, या फिर प्रोड्यूसेस द सेम मैक्सिमल रेस्पॉन्स एज अ फुल एगोनिस्ट, या फिर रिड्यूसेस कॉन्स्टिट्यूटिव रिसेप्टर एक्टिविटी बिलो बेसलाइन। तो पार्शियल एगोनिस्ट क्या बताता है भाई? कि कोई ड्रग है जो कि प्रोड्यूस करती है मैक्सिमल रिस्पॉन्स से कम रिस्पॉन्स, भले ही उसने सारे रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लिया हो। तो इवन 100% रिसेप्टर्स के साथ उसकी एफिनिटी हो लेकिन एफिकेसी उसकी मैक्सिमम नहीं पहुंचेगी। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो ब्यूप्रेनॉर्फिन, ये पार्शियल एगोनिस्ट है किसके लिए? म्यू ओपियोइड म्यू रिसेप्टर्स के लिए। कंप्लीटली ब्लॉक द रिसेप्टर इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो पार्शियल एगोनिस्ट होते हैं पार्शियल रिस्पॉन्स भले ही प्रोड्यूस करते हैं लेकिन रिसेप्टर्स को कंप्लीटली ब्लॉक नहीं करते हैं। प्रोड्यूसेस द सेम मैक्सिमल रिस्पॉन्स एज अ फुल एगोनिस्ट, ये भी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि फुल एगोनिस्ट 100% पॉसिबिलिटी एक्शन प्रोड्यूस करता है। पार्शियल एगोनिस्ट 100% एफिनिटी तो रखता है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी तो रखता है, लेकिन एफिकेसी नहीं रखता है। रिड्यूसेस कॉन्स्टिट्यूटिव रिसेप्टर एक्टिविटी बिलो बेसलाइन, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो एक्शन है ये किसका है? इनवर्स एगोनिस्ट का है। याद रखिएगा इन सब पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट। कौन सा नीचे दिया गया जो कि एग्जाम्पल होगा फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट का? क्या नेलोक्सोन रिवर्सिंग मॉर्फिन होगा? क्या प्रोटामीन न्यूट्रलाइजिंग हिपैरिन होगा? क्या एपिनेफ्रिन काउंटरैक्टिंग हिस्टामिन इंड्यूस ब्रोंकोस्पाज्म होगा? या फिर फ्लूमाजेनिल रिवर्सिंग बेंजोडाइजापीन होगा? और आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का, थर्ड ही होगा, एपिनेफ्रिन काउंटरैक्टिंग हिस्टामिन इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म। तो फिजियोलॉजिकल एंटागनिस्ट की अगर हम बात करें तो ये एक्ट करते हैं डिफरेंट रिसेप्टर्स पे और उनके जो पाथवे होते हैं वो भी उनके डिफरेंट होते हैं, बट दियर इफेक्ट, लेकिन जो उनके इफेक्ट आते हैं वो दोनों रिसेप्टर्स पे, दोनों पाथवे क्योंकि अलग है, दोनों रिसेप्टर्स पे अलग होते हैं, तो अपोज करते हैं एक दूसरे के फिजियोलॉजिकल एक्शन को। जैसे कि अगर एपिनेफ्रिन की बात करें तो एपिनेफ्रिन हमारी बीटा एनर्जिक ड्रग है, तो बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड करती है जो कि ब्रोंकोडाइलेशन करती है। वहीं अगर हिस्टामिन को साथ में दिया जा रहा है
तो वो H1 रिसेप्टर को बाइंड करती है, एक्टिवेट करती है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। तो इसलिए दोनों की जो फिजियोलॉजी है, अलग अलग फिजियोलॉजी, और दोनों के दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के एक्शन को एंटेगनाइज कर रहे हैं। तो अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ऑन एयरवे स्मूथ मसल। तो दोनों की दोनों स्मूथ मसल पे ही बाइंड कर रही हैं, ब्रोंकस पे ही बाइंड कर रही हैं लेकिन एक दूसरे को एक्शन को अपोज कर रही हैं। क्यों? क्योंकि एक का काम है डायलेशन का और दूसरे का काम है कॉन्स्ट्रिक्शन का। नैलोक्सोन रिवर्सिंग मॉर्फिन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एंटागनिस्ट का एग्जाम्पल है, क्योंकि नैलोक्सोन ब्लॉक करता है म्यू रिसेप्टर्स को, जैसे कि मैंने अभी बताया था, और मॉर्फिन क्या करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। प्रोटामीन न्यूट्रलाइजिंग हेपेरिन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि केमिकल एंटागनिज्म का एग्जाम्पल है। और फ्लूमाजेनिल जो है वो रिवर्सिंग बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर्स, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, कॉम्पिटेटिव एंटागनिस्ट का एग्जाम्पल है फॉर द गाबा ए बेंजोडाइजेपिन साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल एंटागनिस्ट एक्ट बाय। जो केमिकल एंटागनिस्ट हैं वो एक्ट करते हैं किसके द्वारा? तो बाइंडिंग टू द सेम रिसेप्टर एज एगोनिस्ट, बाइंडिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग द एगोनिस्ट मॉलिक्यूल डायरेक्टली, ब्लॉकिंग डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवेज, या फिर एनहेंसिंग एगोनिस्ट मेटाबॉलिज्म ओनली। तो आंसर हो जाएगा बाइंडिंग एंड न्यूट्रलाइजिंग द एगोनिस्ट मॉलिक्यूल डायरेक्टली। तो केमिकल एंटागनिस्ट, जो केमिकल एंटागनिस्ट हैं वो एंटागनिस्ट तो हैं किसके लिए? एगोनिस्ट के लिए। ये हमें सबको पता है, लेकिन करते क्या हैं, ये बाइंड करते हैं पर्टिकुलर एगोनिस्ट की साइट पर, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं किसको? एगोनिस्ट मॉलिक्यूल को। तो केमिकल एंटागनिस्ट डज नॉट एक्ट ऑन रिसेप्टर, ये रिसेप्टर पे एक्ट नहीं करते हैं, बल्कि ये इंटरैक्ट करते हैं केमिकली किसके साथ? एगोनिस्ट के साथ, तभी उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसके मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो प्रोटामीन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और ये बाइंड करता है, न्यूट्रलाइज करता है किसको? हेपेरिन को, और हेपेरिन क्या है? नेगेटिवली चार्ज है। तो भाई जो प्रोटामीन है वो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ के लिए बाइंड करेगा? नेगेटिव चार्ज के लिए। भाई सेम चार्ज तो ये आपस में रिपेल करेंगे ना एक दूसरे के लिए, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में बाइंड करेंगे, तो ये केमिकली एक दूसरे को क्या करते हैं? अपोज करते हैं, एंटागनाइज करते हैं एगोनिस्ट के एक्शन को। बाइंडिंग टू द सेम रिसेप्टर एज एगोनिस्ट, ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये बताता है, ये रिसेप्टर की एंटागनिस्टिक प्रॉपर्टी बताता है। ब्लॉकिंग डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग पाथवे, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये एक नॉन रिसेप्टर एंटागनिज्म है, लेकिन स्पेशली कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एंटागनिज्म। एनहेंसिंग एगोनिस्ट मेटाबॉलिज्म ओनली, ये भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है? फार्माकोकाइनेटिक एंटागनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलोस्टेरिक पॉजिटिव मॉड्यूलेटर, जिसको हम बोलते हैं PAM ऑफ अ रिसेप्टर, क्या है? एक एलोस्टेरिक पॉजिटिव मॉड्यूलेटर है रिसेप्टर का, जो क्या बता रहा है? कंपीट विद द एगोनिस्ट एट द ऑर्थोस्टेरिक साइट, डिक्रीजेस द रिस्पॉन्स टू द एगोनिस्ट, ऑलवेज एक्ट एज एन एगोनिस्ट बाय इटसेल्फ, या फिर बाइंड अ डिफरेंट साइट एंड इंक्रीजिंग and increases agonist potency and efficacy और efficacy। तो आंसर हो जाएगा इसका bind a different site and increases agonist potency and और efficacy। तो एलोस्टेरिक पॉजिटिव मॉड्यूलेटर्स क्या है? वो बाइंड करते हैं अलग साइट पे। क्यों? क्योंकि एलोस्टेरिक लिखा गया है, यहाँ पर वर्ड है एलोस्टेरिक। तो एलोस्टेरिक साइट वो साइट होती है कि जो रिसेप्टर की साइट से अलग हट के कोई साइट हो, तो बाइंड करते हैं किसी अलग साइट पे, और इंक्रीज करते हैं किसकी? एगोनिस्ट की पोटेंसी को या फिर उसकी एफिकेसी को। तो PM का मतलब होता है जो कि बाइंड करते हैं डिस्टिंक्ट फ्रॉम एगोनिस्ट ऑर्थोस्टेरिक साइट, कि जो जहाँ पर रिसेप्टर है, जहाँ पर एगोनिस्ट का रिसेप्टर है, वहाँ पे ड्रग आके बाइंड नहीं करेगी, वो कहीं अपनी अलग ही जगह पर जाके बाइंड हो जाएगी। दैट इज एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। और ये डायरेक्टली एक्टिवेट नहीं करता है रिसेप्टर को अपनी साइट पे लिए, लेकिन हाँ ये चेंज कर सकता है एगोनिस्ट की पोटेंसी को और उसके इफेक्ट्स को। तो इंक्रीज करेगा पोटेंसी और इंक्रीज करेगा एफिकेसी, जैसे कि बेंजोडाइजापीन। तो बेंजोडाइजापीन्स आर पाम्स किसके लिए? लेकिन गाबा ए रिसेप्टर्स के लिए। competes with the agonist at the orthosteric site, ये आंसर गलत होगा, क्योंकि ये बताता है कॉम्पिटेटिव एंटागनिस्ट
और एगोनिस्ट। ऑलवेज एक्ट एज एन एगोनिस्ट बाय इटसेल्फ, ये भी गलत होगा क्योंकि ये डायरेक्ट एगोनिस्ट की तरह काम करता है, पीएम की तरह नहीं। और डिक्रीजेस द रिस्पॉन्स टू एगोनिस्ट, ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर, अगर कहीं नाम की बात आए तो डिक्रीज द रिस्पॉन्स टू द एगोनिस्ट, नाम में क्या होगा, जो एगोनिस्ट का रिस्पॉन्स है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ओके चलिए अब इसका आंसर बताएं। पोटेंसी एंड इफिकेसी डिफर इन दैट पोटेंसी रेफर्स टू डैश while efficacy refers to dash। तो पोटेंसी और एफिकेसी डिफरेंट है किस केस में, कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर इफेक्ट, कहीं पे अगर ऐसे लिखा होता है ना जहां पर ये आता है इसका मतलब पहला डैश पहले के लिए है और दूसरा स्टेटमेंट दूसरे डैश के लिए है। तो पोटेंसी और एफिकेसी के बारे में पूछा गया है, तो कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड फॉर इफेक्ट ये पोटेंसी है, मैक्सिमम अचीवेबल इफेक्ट ये एफिकेसी है। मैक्सिमम इफेक्ट या फिर कंसंट्रेशन फॉर 50% इफेक्ट, सेफ्टी मार्जिन, एफिनिटी या फिर बाइंडिंग एफिनिटी, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। तो पोटेंसी एंड एफिकेसी डिफरेंट है इन केस ऑफ व्हाट, कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड इफेक्ट। कि पोटेंसी में क्या है, कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है इफेक्ट लाने के लिए, और एफिकेसी रेफर्स करती है मैक्सिमम अचीवेबल इफेक्ट, कि कितना मैक्सिमम रिस्पॉन्स आ रहा है। पोटेंसी का क्या मतलब है, अमाउंट या फिर कंसंट्रेशन किसी ड्रग की जो कि बहुत ज़रूरी है इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। और एफिकेसी का मतलब क्या है कि ठीक है ड्रग आके बाइंड हो गई लेकिन उसने कितना एक्शन प्रोड्यूस किया, किसी ड्रग ने मैक्सिमम कितना एक्शन प्रोड्यूस किया, दैट इज एफिकेसी। जैसे कि मॉर्फिन, तो मॉर्फिन क्या है, ज़्यादा पोटेंट है, किससे, कोडीन से। दोनों एक कैटेगरी को बिलोंग करती हैं लेकिन मॉर्फिन फिर भी पोटेंट है कोडीन से। क्यों, क्योंकि जो इसकी ज़रूरत है वो कितनी है, वो लोअर डोज है सेम इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। भाई दो ड्रग दे दी आपको, ये दोनों की दोनों एक ही जैसा एक्शन प्रोड्यूस कर रही है लेकिन एक तो हमें ज़्यादा खानी पड़ रही है, एक हमें कम खानी पड़ रही है, तो वही चीज़ है। बोथ में है सिमिलर डिफरेंट एफिकेसी, बोथ सिमिलर कैटेगरी को बिलोंग कर रही है लेकिन उनकी जब एफिकेसी की बात आ रही है तो एक ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है रेदर देन अदर, और ये डिपेंड करता है उनके मैक्सिमम इफेक्ट पे जो अचीव कर रही है। मैक्सिमम इफेक्ट कंसंट्रेशन फॉर 50% इफेक्ट, ये आंसर गलत है क्योंकि ये क्या है, ये दिस इज रिवर्स, ये उल्टा कर दिया है, बल्कि मैक्सिमम इफेक्ट इक्वल्स टू एफिकेसी नॉट पोटेंसी। सेफ्टी मार्जिन, एफिनिटी, ये आंसर क्या है, सेफ्टी मार्जिन इज अबाउट ऑफ थेरापेटिक इंडेक्स। थेरापेटिक इंडेक्स में हम सेफ्टी मार्जिन देखते हैं, और एफिनिटी का तो मतलब हमें पता ही है कि कितनी ड्रग आके अपनी रिसेप्टर्स पे बाइंड करिए, पोटेंसी कितनी है। बाइंडिंग एफिनिटी, रेयर ऑफ मेटाबॉलिज्म, भाई बाइंडिंग एफिनिटी तो हमें पता लग गया कि कोई भी ड्रग है उसकी कितनी इंटेंसिटी के साथ वो बाइंड कर रहा है अपने रिसेप्टर्स पे, कितना स्ट्रांगली बाइंड कर रहा है। और रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या है, ये तो फार्माकोकाइनेटिक में हम पढ़ते हैं, एडीएमई। नेक्स्ट क्वेश्चन है EC50 इज डिफाइंड एज, जो EC50 है वो क्या बताती है, तो कंसंट्रेशन एट विच 50% ऑफ रिसेप्टर्स आर ऑक्यूपाइड। दूसरा, कंसंट्रेशन प्रोड्यूसिंग 50% ऑफ द मैक्सिमल रिस्पॉन्स, या फिर डोज दैट इज लीथल इन 50% ऑफ सब्जेक्ट, या फिर कंसंट्रेशन दैट ब्लॉक 50% ऑफ रिसेप्टर। तो EC50, EC की फुल फॉर्म अगर तुम्हें पता है तो यहाँ पर इसका आंसर एकदम सही बताओगे। तो EC50 इज डिफाइंड एज कंसंट्रेशन प्रोड्यूसिंग 50% ऑफ मैक्सिमल रिस्पॉन्स। अब देखो EC50 को हम इफेक्टिव कंसंट्रेशन 50 बोलते हैं, इफेक्टिव कंसंट्रेशन 50, कि ऐसी कंसंट्रेशन किसी भी ड्रग की वो कंसंट्रेशन जब उसने आधा ड्रग पे अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया है। ठीक है, आधी ड्रग तो यूज हो चुकी है लेकिन आधी ड्रग पे उसने अपना मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया है, उसको बोलते हैं हम EC50। और ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है किसका, ड्रग पोटेंसी का। लोअर EC50 होगी तो हायर पोटेंसी होगी, लेस ड्रग नीडेड फॉर द इफेक्ट। जितना कम EC50 होगा, जितना कम EC50 होगा उतना ही रिस्पॉन्स अच्छा है, उतनी ही ड्रग की पोटेंसी ज्यादा होगी इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। कंसंट्रेशन एट विच 50% ऑफ रिसेप्टर्स आर ऑक्यूपाइड, भाई ये हमें बताता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, कि कंसंट्रेशन एट 50% जब रिसेप्टर पूरे ऑक्यूपाई हुए हैं, EC50 नहीं बताता है। डोज दैट इज लीथल इन 50% ऑफ सब्जेक्ट, ये तो LD50 बताता है, ठीक है, जो कि टॉक्सिकोलॉजी में यूज किया जाता है।
कंसंट्रेशन दैट ब्लॉक्स 50% ऑफ रेस्पॉन्स, ये IC50 होती है, जो कि बताता है हमें इनहिबिटरी कंसंट्रेशन 50। ठीक है, एंटागनिज्म के लिए, इनहिबिशन रिस्पॉन्स चेक करने के लिए हम IC50 चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शील्ड एनालिसिस इज यूज टू डिटरमाइन। जो शील्ड एनालिसिस है उसको किस चीज के लिए यूज किया जाता है, क्या बताता है? तो वेदर एन एंटागनिस्ट इज कॉम्पिटेटिव एंड द एंटागनिस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट, या फिर एफिकेसी ऑफ एन एगोनिस्ट, या फिर द नंबर ऑफ स्पेयर रिसेप्टर्स, या फिर द हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग। क्या बताता है शील्ड एनालिसिस? तो शील्ड एनालिसिस बताता है वेदर एन एंटागनिस्ट इज कॉम्पिटेटिव एंड द एंटागनिस्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट। शील्ड एनालिसिस इज यूज टू डिटरमाइन, क्या क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है कि जो एंटागनिस्ट है या तो वो कॉम्पिटेटिव होगा या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। तो शील्ड एनालिसिस क्या, एक फार्माकोलॉजिकल मेथड है। कोई अगर पूछे कि फार्माकोलॉजिकल मेथड क्या है, तो ये हमारा फार्माकोडायनामिक में आता है शील्ड एनालिसिस। तो फार्माकोलॉजिकल मेथड है यूज करने के लिए, क्या यूज करने के लिए कि एंटागनिस्ट जो है वो कॉम्पिटेटिव है या नहीं है। दूसरा कैलकुलेट करता है एंटागनिस्ट की एफिनिटी, रिसेप्टर्स पे कितना बाइंड करके ये एगोनिस्ट के एक्शन को इनहिबिट करेगा। तो एंटागनिस्ट की एफिनिटी को, और कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट है या नहीं हम कैसे बता रहे हैं कि कोई ड्रग कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट है, वो शील्ड एनालिसिस होता है, तब पता चलता है। और ये क्या करते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं PA2 कंसंट्रेशन को। मतलब क्या है, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द एंटागनिस्ट कंसंट्रेशन। ये एंटागनिस्ट की कंसंट्रेशन का नेगेटिव लॉग एंटी लॉगरिथम है। ठीक है, जो कि एगोनिस्ट के एक्शन को डबल करता है सेम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए। एफिकेसी ऑफ एन एगोनिस्ट, इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम रिस्पॉन्स की बात हो रही है। द नंबर ऑफ स्पेयर रिसेप्टर्स, यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये स्पेयर रिसेप्टर्स में क्या होता है, हम जो बचे कुचे रिसेप्टर्स हैं उनकी बात करते हैं कि वो अपने बचे कुचे रिसेप्टर्स कितना मैक्सिमम रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग, इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि इट इज अ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर, ना कि फार्माकोडायनामिक। Which of the following is a commonly cited partial opioid agonist used clinically? नीचे दिया गया कौन सा जो कि कॉमनली यूज किया जाता है, साइटेड होता है पार्शियल ओपियोइड एगोनिस्ट की तरह क्लिनिकली। ठीक है, मॉर्फिन, फेंटानाइल, ब्यूप्रेनॉर्फिन या फिर नेलोक्सोन। तो क्लिनिकली कौन सा है नीचे दिया गया जो कि पार्शियल ओपियोइड एगोनिस्ट है, आंसर होगा ब्यूप्रेनॉर्फिन। क्यों ब्यूप्रेनॉर्फिन? तो क्योंकि ब्यूप्रेनॉर्फिन क्या है, पार्शियल एगोनिस्ट है। किसके लिए? मैंने बताया था म्यू ओपियोइड रिसेप्टर्स के लिए, जो कि प्रोड्यूस करता है लेस देन मैक्सिमल ओपियोइड इफेक्ट, मैक्सिमम से कम रिस्पॉन्स करता है भले ही उसने पूरे रिसेप्टर्स को ऑक्यूपाई कर लिया हो। ठीक है, तो यही पूछा गया कॉमनली साइटेड पार्शियल ओपियोइड एगोनिस्ट दैट इज ब्यूप्रेनॉर्फिन, जिसकी वजह से ये कम कर देता है रिस्क को, जो कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करती है ब्यूप्रेनॉर्फिन, ये उसके रिस्क को कम कर देता है। यूज किया जाता है पेन मैनेजमेंट में और ओपियोइड डिपेंडेंस ट्रीटमेंट के लिए। मॉर्फिन इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि मॉर्फिन फुल एगोनिस्ट है। फेंटानाइल इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि ये भी फुल एगोनिस्ट है। और नेलोक्सोन ये प्योर एंटागनिस्ट की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिनोमिनन एक्सप्लेन्स आर decreased response to a drug after repeated or continuous exposure? कौन सा फिनोमिनन जो कि एक्सप्लेन करता है किसी ड्रग के लिए रिस्पॉन्स कम हो जाना जब बार बार उस पर रिपीट हो रहा है कोई भी ड्रग का एक्सपोजर, उसको क्या बोला जाता है? टेकिफाइलेक्सिस या फिर डिसेंसिटाइजेशन, पोटेंशिएशन, इनवर्स एगोनिज्म या फिर एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। एक फिनोमिनन है जिसमें जो ड्रग का रिस्पॉन्स है वो कम हो जा रहा है जब उसको बार बार कंटिन्यूअस उसका एक्सपोजर हो रहा है रिसेप्टर्स पे, उस कंडीशन को बोला जाता है टेकिफाइलेक्सिस। भाई मान लो आप कोई दवाई खाए जा रहे हो, बार बार खाए जा रहे हो, तो वो एक टाइम पे तो आपकी बॉडी के रिसेप्टर्स बोलेंगे बस भाई अब मैं टॉलरेट हो चुका हूँ, अब मुझे इससे ज्यादा की डोज लगेगी, दैट इज टेकिफाइलेक्सिस। कि अब क्या हो गया है, टेकिफाइलेक्सिस हो गई है, अ डिक्रीज्ड रिस्पॉन्स टू अ ड्रग, क्योंकि अब बॉडी ने क्या करा, उस ड्रग के लिए रिस्पॉन्स देना कम कर दिया है क्योंकि आपने बार बार ड्रग को रिपीट करा है।
क्यों, मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे? पहला, रिसेप्टर फॉस्फोराइलेशन, कि आपने इतनी बार ड्रग ले ली, इतनी बार डोज ले ली है कि अब क्या हुआ, रिसेप्टर्स का फॉस्फोराइलेशन हुआ है, जिसकी वजह से रिसेप्टर की जो एक्टिविटी है वो कम हो चुकी है। रिसेप्टर इंटरनलाइजेशन का मतलब क्या है, अब कुछ ही रिसेप्टर्स बचे हैं वहां पर, क्योंकि आपने इतनी ड्रग दे दी है कि कुछ ही रिसेप्टर्स हैं जो कि बचा कुछ अपना काम कर रही है, सबको तो आपने खराब कर दिया। तीसरा है डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग एडेप्टेशन, इसका मतलब होता है कि अब जो सेल का रेस्पॉन्स देना है वो भी अब कम हो चुका है। तो ये तीनों पाथवेज होते हैं जिसकी वजह से टैकीफाइलेक्सिस कॉज होती है। पोटेंशिएशन इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि इंक्रीज करता है पोटेंशिएशन में ड्रग का इफेक्ट, तो अपोजिट एक्शन हुआ। इनवर्स एगोनिस्ट में रिड्यूस होती है रिसेप्टर की एक्टिविटी बिलो बेसलाइन, और एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है रिसेप्टर की एक्टिविटी डिफरेंट साइट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of chemical antagonist that directly neutralizes a toxin or module? तो पूछा गया है कौन सा नीचे दिया गया जो कि एग्जाम्पल होगा केमिकल एंटागनिस्ट का, ठीक है, जो कि डायरेक्टली या तो न्यूट्रलाइज करेगा टॉक्सिन्स को या फिर उसके मॉलिक्यूल्स को। अब बताना है यहाँ पर आपको इसका एग्जाम्पल, नेलोक्सोन फॉर ओपियोइड, प्रोटामीन फॉर हिपेरिन, एट्रोपिन फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स या फिर फ्लूमाजेनिल फॉर बेंजोडाइजेपिन। तो कौन से नीचे दिया गया एग्जाम्पल एकदम करेक्ट फिट होगा केमिकल एंटागनिस्ट का, जो कि मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज भी कर सकता है या फिर उसके टॉक्सिन्स को न्यूट्रलाइज करता है? आंसर हो जाएगा प्रोटामीन फॉर हिपेरिन। क्यों? ये केमिकल एंटागनिज्म का एग्जाम्पल है। तो केमिकल एंटागनिज्म तब होता है जब कोई सब्सटेंस डायरेक्टली बाइंड करता है या फिर उसको न्यूट्रलाइज करता है और उसके मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करता है बिना रिसेप्टर साइड पे बाइंड हुए हुए, मैंने बताया अभी। तो प्रोटामीन का एग्जांपल हमने क्यों लिया है, क्योंकि जो प्रोटामीन है वो पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, और हिपेरिन नेगेटिवली चार्ज है, जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं और एंटीकोगुलेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। नेलोक्सोन फॉर ओपियोइड, ये कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट है। एट्रोपिन फॉर ऑर्गेनोफॉस्फेट, तो यहाँ पर जो एट्रोपिन है वो रिसेप्टर एंटागनाइज करता है मस्केरिनिक रिसेप्टर्स पे। और फ्लूमाजेनिल फॉर बेंजोडाइजेपिन, ये मैंने बताया है अभी, रिसेप्टर एंटागनाइज करता है बेंजोडाइजेपिन गाबा ए रिसेप्टर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज ट्रू अबाउट अ ड्रग दैट शोज हाई एफिनिटी बट जीरो इंट्रिंसिक एक्टिविटी? अब बताना है ट्रू अबाउट ड्रग, मतलब सही बताना है ड्रग के बारे में जो कि हाई एफिनिटी शो करती हो लेकिन उसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी एकदम नील बटे सन्नाटा हो, जीरो हो। ये क्या बोला जाता है? फुल एगोनिस्ट बोला जाता है, इट इज अ पार्शियल एगोनिस्ट, इट इज एन इनवर्स एगोनिस्ट या फिर इट इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट। तो आंसर हो जाएगा इट इज अ कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट। क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट वो ड्रग्स होती हैं जिनकी हाई एफिनिटी तो होती है, वो बाइंड तो पूरी तरीके से करते हैं लेकिन उनकी अपनी कोई ऐसी इंट्रिंसिक एक्टिविटी नहीं होती है। तो हाई एफिनिटी का मतलब कि वो इस रिसेप्टर के साथ स्ट्रांगली बाउंड तो हो रहे हैं लेकिन किसी भी तरीके से डज नॉट एक्टिवेट द रिसेप्टर एट ऑल, लेकिन रिसेप्टर को किसी भी तरीके से वो एक्टिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर नेलोक्सोन एट म्यू ओपियोइड रिसेप्टर। इट इज अ फुल एगोनिस्ट, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि फुल एगोनिस्ट में क्या होगा, हाई एफिनिटी होगी, हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी होगी। क्या ये इनवर्स एगोनिस्ट है? बिल्कुल भी नहीं, नेगेटिव इंट्रिंसिक एक्टिविटी अपने अंदर रखता है क्योंकि ये क्या करता है, रिड्यूस करता है कॉन्स्टिट्यूटिव रिसेप्टर्स को बिलो बेसलाइन, तो ये भी नहीं होगा। और इट इज अ पार्शियल एगोनिस्ट, ये भी नहीं होगा क्योंकि पार्शियल में क्या हो रहा है, कुछ एफिनिटी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पास इफेक्ट रेफर्स टू, जो फर्स्ट पास इफेक्ट है वो क्या बताता है? इनिशियल मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग इन द लीवर बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू टिश्यूज बताता है, एलिमिनेशन वाया किडनी बताता है, या फिर ड्रग बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन बताता है। और आंसर हो जाएगा फर्स्ट, इनिशियल मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग इन द लीवर बिफोर रीचिंग सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो फर्स्ट पास इफेक्ट में क्या हो रहा है, ड्रग जिसको एट द एंड कहाँ पहुंचना है, हमारे ब्लड में पहुंचना है, वो ब्लड में पहुंचने से पहले ड्रग क्या हो रही है, वो मेटाबोलाइज्ड हो रही है। तो उस कंडीशन को बोला जाता है फर्स्ट पास इफेक्ट या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। और ये कहाँ पर होगा, मेटाबोलाइज होगी ड्रग कहाँ पर, लीवर में, ब्लड में पहुंचने से पहले।
जिसकी वजह से क्या होगा, इसका मतलब है कि बायो अवेबिलिटी ड्रग की क्या होगी इस केस में, कम हो जाएगी। जैसे कि प्रोपेनोलॉल अंडरगो सिग्निफिकेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो प्रोपेनोलॉल क्या करती है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को प्रिफर करती है, जाती है उस रास्ते, जिसकी वजह से उसकी बायोएबिलिटी क्या रहती है, कम रहती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू टिश्यूज, डिस्ट्रीब्यूशन में होगा ड्रग की, एलिमिनेशन में एक्सक्रीशन होगा ड्रग का, और ड्रग बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन में हम प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्रग की देखते हैं कि कितनी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग हाफ लाइफ इज डिफाइंड एज। जो ड्रग हाफ लाइफ है वो क्या बताती है, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन, टाइम फॉर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टू डिक्रीज बाय 50%, टोटल ड्यूरेशन ऑफ थेरेपेटिक इफेक्ट, या फिर टाइम फॉर ड्रग टू बाइंड रिसेप्टर। और आंसर हो जाएगा टाइम फॉर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टू डिक्रीज बाय 50%। टाइम देखा जा रहा है, टी हाफ देखा जा रहा है ना, ड्रग की हाफ लाइफ देखी जा रही है। तो ड्रग की हाफ लाइफ में क्या देख रहे हैं, हम टाइम देख रहे हैं कि प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है, जो कि 50% रिड्यूस हो गई है। और ये सब जो पूरा मैक्सिमम रिस्पॉन्स आता है उसके बाद चेक किया जाता है। तो हाफ लाइफ इज अ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। तो ये क्या है, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है जो कि ड्रग के एलिमिनेशन को बताता है, शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, द हाफ लाइफ ऑफ डायज़ेपाम इज 48 आवर्स। तो हाफ लाइफ ऑफ डायज़ेपाम क्या है, 48 आवर्स है। कहने का मतलब ये अगर इसकी फुल लाइफ की बात की जाए तो 48 और 48 प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, ठीक है। ए सी डी इसका आंसर नहीं है, क्योंकि ये क्या बताता है, ए क्या है हमारा, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये तो हमारा टी मैक्स में हम देखते हैं, है ना। और टोटल ड्यूरेशन ऑफ थेरेपेटिक इफेक्ट हम किस में देखते हैं, थेरेपेटिक ड्यूरेशन डिपेंड ऑन इफेक्ट में देखते हैं, हाफ लाइफ में तो नहीं देखते हैं। और लास्ट है टाइम फॉर ड्रग टू बाइंड रिसेप्टर, ये हम रिसेप्टर की बाइंडिंग टाइम को देखते हैं, जो कि हाफ लाइफ से अनरिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेप्टर सिलेक्टिविटी रेफर्स टू। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रिसेप्टर सिलेक्टिविटी रेफर्स, तो रिसेप्टर की सिलेक्टिविटी क्या बताती है, ड्रग बाइंडिंग टू मल्टीपल रिसेप्टर इक्वली, ड्रग बाइंडिंग प्रेफरेंशियली टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर टाइप, ड्रग मेटाबॉलिज्म इन लीवर, या फिर ड्रग एलिमिनेशन वाया किडनी। तो ड्रग सिलेक्टिविटी रेफर्स व्हाट, आंसर हो जाएगा ड्रग बाइंडिंग प्रेफरेंशियली टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर टाइप। हम बोलते हैं ना, ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिसेप्टर इनहिबिटर है ना, SSRI। तो सेलेक्टिव रिसेप्टर को सेलेक्टिव है कि इसी रिसेप्टर को जाके बाइंड करेगी। तो कहने का मतलब ड्रग क्या है, बाइंड तो कर रही है लेकिन पर्टिकुलर रिसेप्टर्स के लिए, ठीक है। जैसे कि β1 सेलेक्टिव ब्लॉकर, तो सेलेक्टिवली अलाउस टारगेटिंग इफेक्ट, कि कोई ड्रग है जो कि पर्टिकुलर रिसेप्टर पे बाइंड करेगी, उससे अलग कहीं जाकर बाइंड नहीं करेगी, उस रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करेगी, देन अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी। जैसे β1 सेलेक्टिव ब्लॉकर, एग्जाम्पल की बात करें मीटोप्रोलोल, तो ये बीटा एडर्जिक ड्रग है हमें पता है, लेकिन कहाँ पे एडर्जिक, तो β1 β2 β3 सभी हैं। तो कौन से बीटा सेलेक्टिवली किसको सेलेक्ट कर रखा है इसने, β1 को, और हमारे हार्ट पे क्या करता है, β1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। ड्रग बाइंडिंग टू मल्टीपल रिसेप्टर इक्वली, ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि नॉन सेलेक्टिव ड्रग्स बाइंड मल्टीपल रिसेप्टर। जो नॉन सेलेक्टिव है, जिनको सेलेक्ट नहीं किया है पर्टिकुलर रिसेप्टर्स के लिए, वो कहीं भी जाके बाइंड हो सकते हैं, किसी भी रिसेप्टर के साथ बाइंड हो सकते हैं, सेलेक्टिव के साथ कंडीशन अप्लाई। और सी और डी हमारे इसका आंसर नहीं होंगे, क्योंकि जो ड्रग मेटाबॉलिज्म इन लीवर है और ड्रग एलिमिनेशन इन किडनी है, ये हमारे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं, रिसेप्टर सेलेक्टिविटी के लिए नहीं। तो यहाँ पर हमारे 15 MCQs कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन आगे फर्दर कहीं एग्जाम में हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम दोबारा से कोई और क्लास के साथ, हम 2 और MCQs के साथ प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और अगर आपने हमारा कोर फार्मेसी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक इंस्टा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।